नमस्कार आप सभी को। आज के इस सीजन में आप सबों का स्वागत है। जहां कहीं भी जिस कॉर्नर में आप हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। और ये सीजन बहुत ही स्पेशल सीजन है, हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीजन है, क्योंकि इस सीजन के द्वारा हम निर्धारित करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में ज्योग्राफी के सभी प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए। ऐसी स्थिति बनाई जाए जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन किसी दायरे से आता हो, किसी किनारे से आता हो, आप उसको समझ के साथ उसका आंसर दे सकें। कुछ रणनीति बताता हूं, कुछ चीजें बताता हूं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होता है। जब भी हम किसी एग्जामिनेशन को देते हैं, उसको टारगेट करते हैं, तो सबसे पहले उसके पिछले वर्षों के क्वेश्चन को देखते हैं। अगर वो प्रारूप क्वेश्चन आपको समझ में है और याद है तो चैप्टर को पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है और चैप्टर की मुख्य बातों को याद करना और भी आसान हो जाता है। क्वेश्चन की समझ के साथ उस चैप्टर के थॉट्स को, विचार को, फैक्ट्स को याद रखना और भी आसान हो जाता है। तो मेरा ये विचार है कि पिछले वर्षों के क्वेश्चन को लाया जाए और उसके द्वारा उस चैप्टर के मुख्य अंश को, जो कोर एरिया है, उसको डिस्कस कर लिया जाए तो मोर देन सफिशिएंट हमारा तैयारी हो जाता है। कुछ हमारे जो फ्रेंड्स रहे जिन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्म किया, या हमारे जो कलीग्स ने बहुत अच्छे से रैंक भी लाए, तो उन लोगों की स्ट्रेटजी हमने देखा है और हमने अपनी भी स्ट्रेटजी देखा है। सब मिला के बात बताता हूं। तो मैं बता रहा हूं कि एक अप्रोच ये है कि आप जब तैयारी शुरू किए तो उसमें देख लीजिए कि आपने पहले के 5 वर्षों के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और जिन क्षेत्रों से क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी एक डेप्थ आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो तैयारी बहुत ही आसान हो जाता है। मेरी इस लेक्चर में मेरे साथ इसको डिस्कस कीजिए और फिर आप देखेंगे कि वो जो एरियाज है, डिस्कशन है, वो कितना आसान और कितना फ्लो में आसान हो जाता है। राइट। सो मैं आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूं। 60 से 67 ये 6-7 वर्षों के क्वेश्चन को हमने 6 सीरीज में लाया है। डेली हम एक सेक्शन को डिस्कस करेंगे और मेरे साथ अगर ये 6 सीरीज को आपने डिस्कस कर लिया तो आपको सब्जेक्ट का भी समझ हो जाएगा और क्वेश्चन जो पूर्व वर्ष के क्वेश्चन है वो भी आपको तकरीबन याद हो जाएंगे। राइट। सो इट्स अ वेरी गुड फॉर द बिगिनिंग ऑफ सीजन। अगर हम प्रारंभिकी की तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही बच्चा एक फ्लो में क्वेश्चन को सॉल्व करना और उसके डेप्थ को क्रिएट करना उद्देश्य होता है। मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूं। देखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसा: 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार किस स्थान पर आता है? सो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट्स द रैंक ऑफ बिहार इन इंडिया, इन आवर कंट्री? राइट। सो यहां पे देखिए, जो 2 तरह का विश्लेषण यहां आएगा। एक विश्लेषण ये आएगा कि बिहार भारत में तीसरे स्थान पर है, 3rd रैंक है। ये तो हमारा आंसर हो गया। आंसर को सॉल्व करना, सही आंसर को जान लेना पहला उद्देश्य होता है। उसके बाद है उस क्षेत्र में अपनी विशेष नॉलेज को बढ़ाना। इसके सेकेंड लेयर के नॉलेज को मैं सामने लाता हूं आपको कि एक ऐसा भी अभ्यर्थी होगा कि 4 स्टेट को रैंक में लगा देगा, 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो वो सीरीज पक्का हो गया। तो देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा राज्य है वो है यूपी, फिर महाराष्ट्र है, फिर हमारा बिहार आता है और बिहार के बाद हमारा 4th स्टेट आता है, दैट इज वेस्ट बंगाल। तो आपका ये सेकेंड लेयर हुआ, ये फर्स्ट लेयर हुआ। राइट। फर्स्ट लेयर ये हुआ कि बिहार की रैंक को जान गया। दूसरा ये हो गया कि हमने भारत के 4 राज्यों को क्रम में याद कर लिया, तो आने वाले एग्जाम के लिए हमारे पास एक पॉपुलेशन चैप्टर का बेस बन गया। राइट। अब देखिए, इसको हम पढ़ते हैं डिफरेंट सोर्स से। एक तो सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट है और सेम चैप्टर जब एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा तो क्लास 12 का जो एनसीईआरटी बुक है, पॉपुलेशन फर्स्ट चैप्टर है, वहां पे सीरीज दिया हुआ है। वेरी इजी। आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो आपको लिखा हुआ लिटरेचर मिल जाता है और उसको याद करना आसान हो जाता है। तो ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया।
अब इस आधार पर पॉपुलेशन रिलेटेड इस चैप्टर्स जो कंटेंट्स हैं, जो रैंकिंग वाले हैं, उसको हम कैसे तैयार कर सकते हैं उसको देखते हैं। देखिएगा कि हमारे पास एक यहाँ पे स्टेजेस आया, जिस एरिया से रैंकिंग के आधार पे हम बिहार की तैयारी कर सकते हैं और भारत संबंधित पॉपुलेशन के आंकड़ों को तैयार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आया डेंसिटी, घनत्व के आधार पे। तो घनत्व के आधार पे देखिएगा कि बिहार का पहला स्थान आता है, राइट। एक स्टेट हो गया जो सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य है, 1106 उसका पॉपुलेशन डेंसिटी है। यहां पे हमें 4 स्टेट को याद कर लेना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखेंगे कि बिहार फॉलो होता है, बिहार के बाद सेकेंड रैंक पे वेस्ट बंगाल फॉलो होता है, तीसरे स्थान पे हम दक्षिण भारत की ओर जाते हैं, केरल फॉलो होता है, और चौथा में यूपी फॉलो होता है। तो अगर हम इन चीजों को डेप्थ क्रिएट करना शुरू करें तो हर एक पॉइंट्स पे इस एरिया को याद करके इस चैप्टर पे अपनी दक्षता का विकास कर सकते हैं। सो डेंसिटी के आधार पे सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला राज्य में बिहार का पहला स्थान है। उसके बाद 3 राज्य क्रमशः आते हैं, वेस्ट बंगाल, केरला एंड यूपी। ये सीरीज याद हो गया। अब देखिए दूसरा चीज है साइज ऑफ पॉपुलेशन, लार्जेस्ट ने स्मॉलेस्ट। साइज ऑफ पॉपुलेशन में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, अभी सबसे बड़ा हमने सीरीज में लाया है। स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन में हम सिक्किम को याद करते हैं। कभी कभी आप सबों में एक कंफ्यूजन भी होता है कि स्मॉलेस्ट इन एरिया, स्मॉलेस्ट इन साइज, आकार के आधार पे सबसे छोटा और फिर जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा। तो जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा राज्य सिक्किम है और आकार के आधार पे सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। ये याद हो जाएगा। इसी चैप्टर से आपको लैंग्वेज ग्रुप पूछा जाता है, राइट। लैंग्वेज ग्रुप जरूर हम ध्यान में रखें। देखिएगा हमारे यहाँ जो भाषा परिवार है इसी चैप्टर का हिस्सा है। सबसे बड़ा परिवार है इंडो आर्यंस, उसके बाद द्रविड़ है, उसके बाद जो है ऑस्ट्रिक है, और उसके बाद साइनो तिब्बतियन है। तो आपको पूछ देगा सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन से है, दैट इज इंडो आर्यंस, और सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है, दैट इज साइनो तिब्बतियन। 0.85% पॉपुलेशन जो है साइनो तिब्बतियन का है। तो ये एरिया बिहार से नहीं भी संबंध है, आपको नहीं भी पूछा जा सकता है। हमने चूंकि पॉपुलेशन एरिया से था हमने उसको इंक्लूड किया। दूसरा है अर्बन पॉपुलेशन, यहां से पूछा जाएगा चूंकि बिहार की इसमें रैंक आते हैं, राइट। अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन में देखिएगा रैंक कैसे आता है। सो भारत बिहार में देखिएगा कि जितने भी राज्य हैं उसमें बिहार में अर्बन पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो कम है और रूरल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, राइट। अगर कहें जो रूरल पॉपुलेशन में बिहार का सेकेंड रैंक है इन परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, राइट। देखिएगा भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में है और उसके बाद दूसरा स्थान हमारा बिहार का आता है। तो ये एरिया हमारे एग्जामिनेशन का कैसी एरिया हुआ जहां बिहार का रैंक बनता नजर आ रहा है। सो सबसे जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हिमाचल प्रदेश फर्स्ट रैंक एंड बिहार सेकेंड रैंक आता है। देखिए पॉपुलेशन चैप्टर से जहां बिहार की रैंकिंग की बात आती है वो आउट माइग्रेशन की आती है, दूसरे राज्य में जाने वाले प्रवासी जनसंख्या के रूप में। तो देखिएगा कि जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, महाराष्ट्र जाने वाला, गुजरात जाने वाला, हरियाणा जाने वाला या अदर स्टेट्स को माइग्रेट करने वाला, उसमें फर्स्ट रैंक यूपी का आता है आउट माइग्रेशन में, सेकेंड रैंक बिहार का आता है एंड थर्ड रैंक राजस्थान का आता है। तो देखिए पॉपुलेशन के आंकड़े जो हैं, जो सीरीज वाला है, इस क्वेश्चन के एनालिसिस कितना डेप्थ हो गया। सो आउट माइग्रेशन फर्स्ट स्टेट यूपी, फॉलोड बाय बिहार, देन फॉलोड बाय राजस्थान। तो इस सीरीज में हमने पॉपुलेशन चैप्टर को लाया और पॉपुलेशन चैप्टर से रिलेटेड जो भी आंकड़े थे उसको हमने इस सीरीज में लाया जहां बिहार का एक स्थान बनता है या रैंक बनता है, उसको हमने विश्लेषित किया। तो इस प्रकार जो है एक चैप्टर को सामने रखें और उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है
उसको सीरीज में याद कर लें तो आपका तैयारी एक बड़ी परफेक्शन के मोड पे जाता है, आपको गलती होने की संभावना कम होती है। देखिए एक क्वेश्चन आया यहाँ पे, एक साधारण सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसको टफ क्वेश्चन नहीं कहा जाएगा। ये क्वेश्चन आया, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इजिप्ट एंड नॉर्थ अमेरिका। जो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है वह विश्व के किस स्थान में है, किस देश में है? देखिए फिर से मैं बताता हूं, जो पहला वो व्यक्ति होगा जो सीधा सा क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाएगा कि ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट आपको ऑस्ट्रेलिया में है। भारत के डेजर्ट को थार को लिख देगा, मिस्र के नूबियन डेजर्ट को लिख देगा और उत्तरी अफ्रीका के सहारा मरुस्थल को लिख देगा। आंसर सेकेंड रैंक पे आ जाएगा। एनालिसिस का दूसरा क्रम खत्म हो गया। देखिए पहला क्रम है कि हमने आंसर जान लिया, दूसरा क्रम है उसके चारों ऑप्शन के बारे में हमने डिटेल लिख लिया कि हमारी पूरी समझ है उस चारों ऑप्शन के बारे में। और तीसरा जो चरण है, तीसरा स्टेज है, वो आने वाले एग्जामिनेशन का आधारशिला रखेगा, फाउंडेशन रखेगा कि उस चैप्टर से रिलेटेड अगर कुछ भी पूछा जाता है तो आप उत्तर देने की स्थिति में होंगे अगर कोई भी डेजर्ट आपसे पूछा गया हो। ओके, मेरे ख्याल से समझ क्लियर है कि आपने समझ लिया कि ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है, भारत में थार डेजर्ट है, मिस्र में नूबियन डेजर्ट है और उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। तो आंसर इज ओके नाउ। अब देखिए हमारे पास जो दूसरा एरिया आता है कि हम आने वाले एग्जामिनेशन के लिए कैसे आधारशिला रखें कि डेजर्ट चैप्टर से कोई गलती ना हो, राइट? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए कि डेजर्ट जो है चैप्टर हमने लिया और चैप्टर को हमने तीन भागों में बांटा, एक कोल्ड डेजर्ट, एक टेम्परेट डेजर्ट और एक ट्रॉपिकल डेजर्ट। तीन डेजर्ट हो गए। तो जो कोल्ड डेजर्ट है वो पोलर एरिया का है, यहां देख रहे हैं कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां है, या जहां कहीं भी आइस कैप है, जहां पर भी जो 4500 मीटर से ऊपर का एरिया है वो एल्टीट्यूड के कारण वहां मरुस्थल बनते हैं। तो मेरे ख्याल से मरुस्थल जो है तीन प्रकार का हो गया, एक शीत मरुस्थल, और शीत मरुस्थल को देखिएगा क्वेश्चन के दायरे में ऐसे पूछा गया है कि लद्दाख किस प्रकार का मरुस्थल है, किस कारण से है, इट इज ड्यू टू लैटिट्यूड और ड्यू टू एल्टीट्यूड। तो देखिएगा ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ है यह अक्षांश के कारण है, लेकिन लद्दाख में जो बर्फ है वो आपका ऊंचाई के कारण है, ड्यू टू एल्टीट्यूड। तो कोल्ड डेजर्ट जो है, शीत मरुस्थल जो है वो दो प्रकार से बनते हैं, एक ऊंचाई के कारण जो पर्वतीय क्षेत्र में होते हैं और एक अक्षांश के कारण जो आपका उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में होता है, ध्रुवीय क्षेत्र में होता है। तो आपको कोल्ड डेजर्ट की समझ हो गई। इसको बता सकते हैं कि विश्व में जो शीत मरुस्थल है वो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र में होते हैं, या फिर ऐसा जहां पे ऊंचाई 4500 मीटर से ज्यादा है वहां पे स्नो लाइन का ऊपर का एरिया बर्फ होता है और वो जल विहीन क्षेत्र होता है, जल जमाव का क्षेत्र होता है, जल फ्रीज हो जाता है और वह बर्फ में परिणत हो जाता है। इसको हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। ये बातें अब समझ आ गई। दूसरा एरिया आता है जो आपको बहुत ही डेप्थ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, वो है टेम्परेट डेजर्ट, जिसको बोलते हैं हम शीतोष्ण मरुस्थल। इसको भी रुक के समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। टेम्परेट डेजर्ट का लोकेशन दो होता है, एक कॉन्टिनेंटल होता है और एक कोस्टल होता है। कोस्टल होता है, इसको हिंदी कर दे तो ज्यादा अच्छा है, महाद्वीपीय होता है या तटीय होता है। मैं इसको थोड़ा सा यहां लाकर समझाने की कोशिश करता हूं। इसको देखिएगा यहां कि हमारा ये एरिया है, यहां पे पैटागोनिया डेजर्ट है और हमारा ये एरिया है जहां पे गोबी डेजर्ट है। ये एरिया गोबी डेजर्ट है। ये दो ऐसी मरुस्थल है जो शीतोष्ण मरुस्थल के रूप में आपके सामने है। तो देखिएगा शीतोष्ण मरुस्थल वो होता है जो महाद्वीप के मध्य में होता है या कोस्टल एरिया में होता है। जब भी कोस्टल एरिया में होगा तो वहां पे कोल्ड करंट का इफेक्ट होगा या फिर विंड का लीवर्ड एरिया होगा।
जैसे यहाँ पे पछुआ पवन चलता है और इसका लीवर्ड एरिया बनता है, तो ये पैटागोनिया डेजर्ट हो गया। दैट इज हम कह सकते हैं कि पछुआ पवन के कारण बना हुआ है। और ये महाद्वीपीय क्षेत्र है जहां पे महासागरीय हवा नहीं पहुंच पाती है। एनीवे, कोल्ड डेजर्ट को आप समझ गए। दूसरा आप समझ गए कौन सा, टेम्परेट डेजर्ट को, शीतोष्ण मरुस्थल को। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि शीतोष्ण मरुस्थल का लोकेशन क्या होगा, अवस्थिति क्या होगी, तो इसका अवस्थिति होगा या तो तटीय क्षेत्र में होगा या महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में होगा। गोबी डेजर्ट इस तरह का उदाहरण हो गया और पैटागोनिया मरुस्थल इसका उदाहरण हो गया अर्जेंटीना का। राइट, आपको ये समझ में आ गया। अब तीसरा डेजर्ट है जो होता है ट्रॉपिकल डेजर्ट, जो आपको इस बार पूछा गया। अब इसमें क्या करना है कि एक बार थोड़ा सा लिस्ट आउट करना है, जो आने वाले समय में अगर ट्रॉपिकल डेजर्ट पूछा जाता हो तो उसे आप आसानी से बता पाए। तो देखेंगे कि विश्व में ट्रॉपिकल डेजर्ट के लोकेशन के लिए हमने एक मैप लाया। एक सामान्य सा मैप आपके पास है और इस मैप पे विश्व के जितने भी ट्रॉपिकल डेजर्ट है उसको आप लोकेट कर जाइए तो आसान हो जाएगा आगे की तैयारी। राइट, अब देखिए यहाँ पे एक मरुस्थल हमने लिया, यहाँ पे फर्स्ट नंबर, इसको हम सहारा कहते हैं। पहले लोकेट कर लिया नंबर देके। यहां अभी पूछा गया ये एरिया जो सूडान और मिस्र का एरिया है, इस एरिया में नूबियन डेजर्ट है, ये नंबर सेकेंड हो गया। यहां पे देखिएगा बोत्सवाना का एरिया है और यहां पे कालाहारी मरुस्थल है, ये नंबर 3 हो गया। यहां पे देखिएगा जो नामीबिया का एरिया है और यहां पे नामीब डेजर्ट है, तो ये चौथा हो गया। तो अफ्रीका महाद्वीप में भी हमारे 4 मरुस्थल हो गए। और जब हम इसको तैयार करें तो जल्दी में नहीं, आप वो रुक के उसको समझें और रुक के उसको नोट करें, क्योंकि हर एक फैक्ट आने वाले एग्जामिनेशन का कोई ना कोई बेस बना जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 नंबर बना लें और उसके सामने महाद्वीप के आधार पे या सेपरेट उसका नाम लिख लें। तो अफ्रीका में 4 मरुस्थल हो गया, सहारा मरुस्थल जो उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा हो गया, कालाहारी मरुस्थल आपका हिस्सा हो गया बोत्सवाना का, नूबियन डेजर्ट आमतौर पे गलती लोग करते हैं, ये आपका मिस्र और सूडान का हिस्सा हो गया। और एक एरिया है जहां गलती लोग करते हैं, वो एरिया है नामीब और कालाहारी का। जब कालाहारी पूछा जाता है तो सभी बच्चे ये समझते हैं कि साउथ अफ्रीका में है। हमें यहाँ पे सावधान होना चाहिए कि नामीब डेजर्ट जो है, ये कालाहारी डेजर्ट जो है, ये आपको बोत्सवाना का हिस्सा है, इट इज अ पार्ट ऑफ बोत्सवाना। तो इस तरह देखिएगा कि अफ्रीका से गलती नहीं होगा। ये 4 क्वेश्चन हमने, 4 एरियाज हमने मार्क कर लिया। अब देखिए यहां से जब हम दूसरे एरिया की ओर आते हैं तो हमारा साउथ अमेरिका का मैप है। यहां पे देखिएगा एक डेजर्ट है, इस एरिया को बोलते हैं हम अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट। सो वी कैन राइट देयर इन क्लियर वर्ड दैट इज अटाकामा डेजर्ट। देखिएगा कि विश्व का यह ड्राइस्ट डेजर्ट में से एक माना जाता है और उत्तरी चिली में स्थित है। इसका नामकरण कर दीजिए अटाकामा डेजर्ट। दूसरी चीज, जब भी किसी चीज को याद कीजिए तो मैप के सहारे याद कीजिए तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक डेजर्ट है, इसके कई नाम हम याद करते हैं, कहते हैं कि कैलिफोर्नियन डेजर्ट है, इसी डेजर्ट को हम सुनारन डेजर्ट कहते हैं, इसी डेजर्ट को हम मोहिब मरुस्थल भी कहते हैं, दैट इज नागेब डेजर्ट, नॉट मोहिब डेजर्ट। एक्चुअली यहाँ पे 2 कंफ्यूजन होता है, हमेशा याद रखिएगा कि एक नाम है मोहिब डेजर्ट और एक है नागेब डेजर्ट। राइट, सो एक एरिया है कैलिफोर्निया में और एक है आपका जो इजराइल जोर्डन का हिस्सा है। राइट, सो यहाँ पे जब हमें लिखते हैं तो वो लिखते हैं मोहेब डेजर्ट और यहाँ पे लिखते हैं नागेब डेजर्ट। अगर आपने कुछ उसको अदर वे में इंटरप्रेट किया है तो उसको याद रखिएगा कि यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट है और यहाँ पे मोहेब डेजर्ट है। राइट, सो इस चीज को ऐसे याद रखिएगा। अफ्रीका के डेजर्ट को हमने याद करा दिया। अब यहाँ पे देखिए जो हम
एशिया आते हैं। एशिया में बहुत सारे डेजर्ट हैं और वहां पे हमारी स्थिति जरूर अच्छी होनी चाहिए, हमें याद करना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक जो एरिया है इजराइल और जोर्डन का, वहां पे देखिएगा एक डेजर्ट आता है जिसको हम कहते हैं नागेव डेजर्ट। नागेव डेजर्ट इज अ पार्ट ऑफ जोर्डन, इजराइल जोर्डन, और जोर्डन नहीं उसको कहिए, इजराइल जोर्डन का एरिया आता है। और अगर कोई कंट्री पर्टिकुलर पूछे तो हम नागेव डेजर्ट को हम इजराइल में लोकेट करते हैं। इज अ पार्ट ऑफ इजराइल। इजराइल जोर्डन ना लिखे, हम क्या लिखे, इजराइल। यहां पे मैं थोड़ा सा रुक गया था, मैं यहां पे मार्क कर दूं आपको। ये सऊदी अरब है और सऊदी अरब में दो मरुस्थल हैं। एक मरुस्थल को कहते हैं हम रब अल खाली, खुदा की खाली जमीन, रब अल खाली। और एक डेजर्ट को कहते हैं हम अन-नफद। तो अभी कभी अगर पूछ दिया जाए, जैसे विक्टोरिया पूछ दिया गया, तो इन चीजों को आप याद करके बता सकते हैं। तो सऊदी अरब का डेजर्ट हो गया अन-नफद डेजर्ट एंड रब अल खाली डेजर्ट। अब देखिए ईरान है, ईरान में दो डेजर्ट है यहां, इसको बोलते हैं हम दस्ते कबीर, एक कबीर, और इसको बोलते हैं दस्ते लुत, दस्ते लुत। तो ये नाम है, अरब के नाम है, आप आसानी से याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा। सो यहां पे हमने याद किया एशिया के डेजर्ट को, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स को, नागिब डेजर्ट, आफ्टर दैट यू हैव अल नफर डेजर्ट, रब अल खाली डेजर्ट, दस्ते कबीर, दस्ते लुत। अब जब इसी को आप वेस्टर्न एरिया में भारत में आएंगे तो भारत पाकिस्तान का डेजर्ट यहां नजर आएगा, पश्चिमी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में, एंड इट इज नेम्ड एज थार डेजर्ट। ये डेजर्ट से सभी लोग परिचित होते हैं और सबको याद भी होता है। आमतौर पे हम भारत के जितने भी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो थार डेजर्ट हमें जरूर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में याद होता है। यहां पे देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न एरिया है और यहां से जीएस रिलेटेड एक महत्वपूर्ण एरिया उभर के आता है, इसको बोलते हैं हम ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। इस मरुस्थल को बोलते हैं हम ग्रेट सैंडी डेजर्ट। इस डेजर्ट का एक छोटा सा हिस्सा है, एक पार्ट्स है, उसको हम बोलते हैं विक्टोरिया डेजर्ट। अब देखिए ये डेजर्ट आपको पूछ दिया, राइट। सो इस तरह अगर हम एनालाइज करें, देखिए एक होलिस्टिक अप्रोच हो जाए कि डेजर्ट कितने प्रकार के होते हैं और सभी डेजर्ट का लोकेशन कहाँ है, तो इस तरह के जो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आप जरूर बता पाएंगे, राइट। सो क्वेश्चन का विश्लेषण इस रूप में करें कि उसमें सारी चीज समाहित हो जाए, उसका सारा इंफॉर्मेटिव एरिया उसके अंदर आ जाए। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर, सपोज कोर्स को कर लिया, अपने सारे कंटेंट्स को याद कर लिया, उसके बाद बात आता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में कम से कम 20 वर्ड्स लिख जाए तो आपका प्रीलिम्स लगेगा कि हमें पहले सब चीज आता है। और क्वेश्चन देखते ही अब कम से कम 60% क्वेश्चन को आप देखते फर्स्ट नजर में जान जाइए कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, एक पहला क्वेश्चन पॉपुलेशन से रिलेटेड था, दूसरा क्वेश्चन मरुस्थल से रिलेटेड था, एक तीसरा क्वेश्चन है 60 का जो 60वीं बीपीएससी था, उसमें तीसरा क्वेश्चन था मिनरल्स रिलेटेड। देखिए मिनरल्स रिलेटेड जो इतने फैक्ट्स हैं, इतने सारे लोकेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, इतने लोकेशन है जो आपको कर लें तो हमेशा हमेशा यूज होता है, हर एक एग्जाम में यूज होता है। आपको देखिएगा कि ये सारे प्लेसेस इधर बीपीएससी में भी, उत्तर प्रदेश पीसीएस में, एमपी में, जहां कहीं भी देखिएगा प्रीलिम्स का एरिया बनता है। यूपीएससी में भी कम से कम जो 30% फैक्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिएगा निम्नलिखित में से कुलगार्डी, जैसे कुलगार्डी हियर, कुलगार्डी कौन सी क्रिया के लिए जानी जाती है एंड नोन फॉर विच एक्टिविटीज? सोना खनन के लिए, तांबा खनन के लिए, कोयला खनन के लिए, वानिकी के लिए, ऐसा पूछा गया। तो जो पक्का आंसर है, जो
ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इसको सॉल्व करना बड़ी आसानी से जानेंगे। वो मैप बनाया और यहाँ पे लोकेट कर दिया कि ये कालगुरली है और ये गोल्ड के लिए फेमस है। साधारण सा आंसर हो गया। दूसरे लेवल पे ये है कि इस एरिया का सबसे बड़ा एरिया, अगर आपको नोटेड एरिया मार्क करना हो तो सोना के लिए हमने जो पढ़ा कुलगार्ली कुलगार्डी को पढ़ा, तांबा के लिए, कोयला के लिए और वानिकी के लिए, इन सभी एरिया का सीरीज याद कर लिया। तो हमने इस पूरी डिस्कशन में 3 लेवल रखे हैं। एक लेवल ये रखा है जो क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर क्या है, दूसरा रखा है कि उसके चारों ऑप्शन को हम किस प्रकार लिख जाएं कि बेहतर रिवीजन हो जाए, और तीसरा हमने रखा है कि फ्यूचर के लिए क्या कर लें कि आने वाले समय में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहां पे मैं तीसरा सीरीज ला रहा हूं, जो सीरीज है फ्यूचर सीरीज, जिसको हमने कहा प्रीलिम्स बूस्टर, राइट। अब हमारे पास देखिए कोयला का विश्व में यही क्षेत्र है जो आमतौर पे आपको लोकेशन में पूछा जाता है। जितने भी एग्जाम देखेगा कुल मिला के इन पॉइंट्स के आसपास सभी के सभी मैचिंग, सभी के सभी ऑप्शन आपको नजर आते हैं। अब देखिए यहां पे एक एरिया है दैट इज डोनबास। डोनबास देखिएगा कि कोल क्षेत्र है और यह यूक्रेन में है। इस मैप में यूक्रेन को दिखाना, यहां पे दिखा दूं तो बेहतर हो जाएगा। ये यूक्रेन में है। सो डोनबास इज अ मेजर कोल फील्ड ऑफ यूक्रेन। ऐसे 10 को याद कर लिया तो कोल से रिलेटेड जो भी पूछा जाएगा आप जवाब दे पाएंगे। जो वाकी है वो जिम्बाब्वे में है। आपको साउथ अफ्रीका का देश नजर आएगा यहाँ पे, दैट इज जिम्बाब्वे। कारागांडा जो है एक फेमस सेंटर है, इस बार भी यूपी में पूछा गया क्वेश्चन में देखिएगा। तो कारागांडा जो है कजाकिस्तान का एरिया है, कजाकिस्तान का एरिया है। कुजबास जो है रूस का एरिया है, रशियन एरिया है। तुला जो है रशियन एरिया है। रूर जो एरिया है वो जर्मनी का एरिया है। कम्बरलैंड, यहां पे ध्यान दीजिएगा, कम्बरलैंड आने पे मुश्किल हो जाता है कभी कभी, हम इंग्लैंड टिक करें या फिर यूएसए टिक करें, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं जो कॉमन नाम है, जो आपको इंग्लैंड में भी नजर आएगा और आपको यूएसए में भी नजर आएगा। सो कम्बरलैंड इज ए एरिया इन यूएसए, यहां पे मार्क करेंगे, इज ए एरिया ऑफ यूएसए। यहां पे सैक्सनी है, एक मेजर सेंटर है, जर्मनी का सेंटर है और ये कोल के लिए फेमस है, राइट। सो रूर एंड सैक्सनी बोथ आर ऑफ रूस या जर्मनी। अब यहां पे देखिए एक एरिया है फुसान एंड सांसी। देखिएगा जो चाइना का एरिया है उसे आमतौर पे लोग बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकली एक्सप्लोर नहीं करते हैं, लेकिन देखिएगा यहाँ पे ये एरिया बहुत ही पॉपुलर एरिया है और हमें जरूर जानना चाहिए। वो एरिया है चाइना का। इस एरिया को कर लें तो ज्यादा अच्छा है। इस एरिया में देखिएगा एक उत्तर पूर्वी एरिया है और एक सेंट्रल एरिया है। इन दोनों एरिया को मैं बताता हूं, मैप पे लोकेट करके जरूर लिख लीजिए तो आपको हमेशा अंडरस्टैंडिंग देगा। देखिएगा कि पूरे रूस है, पूरे चाइना का जो इंडस्ट्रियल सेंटर है, मेजर सेंटर है, वो आपको नॉर्थ ईस्टर्न चाइना में मंचूरिया एरिया है, जो पॉपुलर एरिया है, इंडस्ट्री का हब है। और वहां जो एरिया आता है फुसान जो है वो कोल फील्ड है। दूसरा एरिया चाइना का मेजर लार्जेस्ट एरिया जो कोल फील्ड है, जिसे हम कहते हैं भारत में झरिया रानीगंज टाइप का सेंटर, वो एरिया सेंसी सांसी है। यहां पे प्लेस दिया हुआ है सांसी, सो इट इज द सेंटर इन चाइना। अब स्टूडेंट्स मैं बताता हूं कि अगर ये मेजर 10 और जो नंबर ऑफ प्लेसेस हैं कोल का, अगर आपको मैप में दिखा लिया है, उसको लिख लिया है, तो ये फैक्ट्स रिलेटेड जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इन सभी के सामने उस कंट्री का नाम लिख लें जो आपको इजी से बता देगा उन चीजों को। अब देखिए पेट्रोलियम के लिए दूसरा ऑप्शन था पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को मार्क करते हैं और पेट्रोलियम में ये सेंटर हमेशा पूछे जाते हैं। देखिएगा यहां पे एक सेंटर है बाकू। बाकू कितने ही एग्जाम में जितने पेपर्स उल्टाएंगे तो नजर आएगा कि बाकू पूछा ही जाता है, ऐसा सेंटर।
तो देखिएगा यहाँ पे कैस्पियन सागर है और कैस्पियन सागर के पास एक प्लेस बनता है अजरबैजान में। देखिएगा कॉकेसस स्टेट का 3 कंट्री है, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। इस अजरबैजान में एक सेंटर है बाकू, कैस्पियन सागर के तट पर यह सेंटर बनता है अजरबैजान का, और फेमस कोल फील्ड है अजरबैजान का। यहाँ पे देखिए एक है मराकेबो। यहाँ पे देखिए कि एक कंट्री आएगा वेनेजुएला, और वेनेजुएला का उत्तरी क्षेत्र एक झील है, मराकेबो झील है, और इस एरिया में पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है। तो मराकेबो लेक ऑफ वेनेजुएला इज अ फेमस सेंटर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्शन, राइट। एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा, इस तरह से फैक्ट्स को जोड़ लेते हैं तो आसान हो जाता है कि दक्षिण अमेरिका में अगर देखिएगा कि ओपेक का मेंबर कंट्री तो वेनेजुएला नजर आता है, और ये मराकेबो झील इसका प्रमुख उत्पादन केंद्र नजर आता है। यहाँ पे तीसरा फेमस सेंटर जो कभी पूछा जाता है वो एरिया आपको पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है, ये आपका इराक का है। तो देखिएगा उत्तरी इराक में पेट्रोलियम का बहुत बड़ा केंद्र वो आता है किरकुक। तो इसको हम लिखते हैं नॉर्थ इराक, उत्तरी इराक। उत्तरी इराक का फेमस पेट्रोलियम सेंटर जो है वो आपका किरकुक है। अब देखिए घाबर और धहरान, ये 2 सेंटर हमने लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिजर्व वाला एरिया है। 24% पेट्रोलियम वर्ल्ड का रिजर्व सऊदी अरब में है, और वहां पे जो मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग सेंटर है ये आपको घाबर और धहरान आता है, जो ईस्टर्न सऊदी अरब में आता है। तो ये 5 प्लेसेस को आप अगर याद कर लेते हैं तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन का जो मेजर जीके रिलेटेड क्वेश्चन, जीएस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपने इन दोनों एरिया को प्रॉपरली किया होगा, मैप के साथ किया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ आयरन ओर के सेंटर्स लाए हैं। आयरन ओर का जो सेंटर ये पॉपुलर एरिया है जो जरूर पूछा जाता है, कहीं ना कहीं मैचिंग में, कहीं ना कहीं फैक्ट के रूप में पूछा जाता है। एक एरिया देखिए लिखा हुआ है माउंट टॉम्परस। अब देखिए माउंट टॉम्परस वैसा ही फेमस सेंटर नहीं नजर आता किसी को, जैसे डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का पूछ दिया, उत्तर प्रदेश पीसीएस में, और सभी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जानते थे। तो देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है, इधर जो सेंट्रल एरिया है, यहाँ पे देखिएगा माउंट टॉम्परस एक आयरन ओर का एरिया आता है, जहां पे ब्रोकन हिल एरिया आता है, वो बीच का एरिया आता है। देखिएगा यहाँ पे एक सेंटर आया मेसाबी। देखिए यूएसए को हम बहुत अच्छा से पढ़ते हैं, लेकिन यूएसए का इस सेंटर को मिनरल्स के ख्याल से हम ज्यादा याद नहीं कर पाते हैं। देखिएगा कि हमारा ये एरिया है ग्रेट लेक्स का, और ग्रेट लेक्स की नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सुपीरियर लेक है। सुपीरियर लेक के पास मेसाबी जो है अमेरिका का मेजर आयरन ओर सेंटर है। अगर देखिए किसी कंट्री का एक मेजर सेंटर बनता हो तो उसे जरूर याद करना चाहिए, और हमेशा देखिएगा मेसाबी कहीं ना कहीं क्वेश्चन का हिस्सा बनता नजर आता है। यहाँ पे देखिएगा किरूना और गैलीवियर है। किरूना गैलीवियर 2 सेंटर हैं जो स्वीडन के सेंटर हैं। यहाँ पे स्वीडन में किरूना और गैलीवियर नॉर्थ एंड साउथ एटलस में देखेंगे कि वहां का आयरन ओर प्रोडक्शन सेंटर के रूप में आता है। यहाँ पे देखिए एरिया आया क्रिवाई रॉक। देखिएगा इस बार के यूपीपीसीएस में क्रिवाई रॉक को पूछा गया था, और हमेशा से परंपरागत एरिया है। तो यहाँ पे यूक्रेन देखिए, यूक्रेन में जहां पे हमने डोनबास पढ़ाया उसी के पास क्रिवाई रॉक एक बहुत बड़ा आयरन प्रोड्यूसिंग एरिया है। वहीं पे देखिए रूस का एक एरिया यहाँ पे मैग्नीटोगोरस्क है। मैग्नीटोगोरस्क ये एरिया जो है आयरन प्रोड्यूसिंग एरिया है रूस का, आपको उस एरिया में आता है। लाइबेरिया देखिए, लाइबेरिया कंट्री है जो अफ्रीका का नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में यहाँ पे आएगा। ये लाइबेरिया एक देश के रूप में हमने लिया। यहाँ पे देखिए मिनास गिरास, इतावीरा और कराजस, ये 3 एरिया है जो आज का इमर्जिंग एरिया है। देखिए ब्राजील विश्व के लौह अयस्क उत्पादक देशों में एक प्रमुख देश है, और वहां रिजर्व भी है। तो ये सारे जो सेंटर हैं वो आपको
एरिया में आता है जो ब्राजील के सेंटर है, बोलीविया का बिलबाओ एरिया है वहां पे। तो इस तरह जो है इन सभी एरिया को लिस्ट आउट कर लीजिए, उसको एक बार देख लीजिए, मैप पे लोकेट कर लीजिए। तो एग्जाम को परफॉर्म करना, जब इस तरह के फैक्ट्स आएंगे तो वहां पे आप सबसे कंफर्टेबल होंगे। याद रहे कि जब कभी इस चीजों को लिस्ट आउट करें, ठीक उसी समय मैप पे लोकेट करें, तो वो जर्नी आपको इजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो एरिया हमने चुना है वो एरिया टीन और मैग्नीज का है, राइट। देखिएगा कि ये एरिया है बोलीविया का और इंडोनेशिया मलेशिया का। देखिएगा इस बार फिर से देखिएगा यूपीपीसीएस में किंटा वैली पूछा हुआ है। और जो नेचर है क्वेश्चन का बिहार का, बिहार में इस तरह के फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं। हम जब कभी मिनरल्स के सेंटर पूछे, जैसे कुलगार्ली पूछ दिया, तो कोई भी मिनरल्स वहां पे आपको एक रैंक पे आ जाएगा। तो पोटोसी जो है बोलीविया का है और मेजर सेंटर है वो आपको टीन प्रोडक्शन का। यहाँ पे देखिए एक मलेशिया का एरिया है और वहां किंटा वैली है, और किंटा वैली को जरूर जरूर याद रखें, ये टीन प्रोडक्शन का एक मेजर एरिया आता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीज है, मैग्नीज में चैतुरा और निकोपोल है। इन दोनों को याद रखिएगा कि चैतुरा और निकोपोल दोनों ही यूक्रेन का हिस्सा है। तो बोथ आर द प्लेस रिलेटेड टू यूक्रेन। सो यूक्रेन को याद कर लें और दोनों प्लेस को मैप में लोकेट कर दें। फाइनली है सडबरी, जो निकल का मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है कनाडा का, दैट इज सडबरी। तो स्टूडेंट्स, मैं कहा ऐसा चीज को लोकेट करने की कोशिश किया, सॉल्व करने की कोशिश किया। जो मिनरल्स रिलेटेड सारे प्लेसेस हैं, इतनी प्लेसेस से ज्यादा कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। आमतौर पे इतने प्लेसेस को आप अगर याद कर लेते हैं तो मेजर जितने सभी क्वेश्चन सॉल्व करेगा उतना आप भी करेंगे। यहाँ पे देखिए व्हीट वाटर रेंज एक एरिया है, मेजर एरिया है साउथ अफ्रीका का। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका जाएंगे तो एक प्लेस मिलेगा व्हीट वाटर रेंज, और ये गोल्ड प्रोडक्शन एरिया है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में दो प्लेसेस हैं, कालगुरली एंड कुलगार्डी। कुलगार्डी पूछा गया अभी, और एक कालगुरली, ये दो एरिया है जो आप याद रखेंगे। एक येलो नाइफ है जो अद्भुत सा एरिया है, हमने यूनिक एरिया को लाया। अब देखेंगे कनाडा में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे एक झील है, उस झील के पास एक प्लेस है येलो नाइफ। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर गोल्ड प्रोडक्शन। और जो मिनरल्स प्रोडक्शन के लिए है वो प्लेस है मैक्सिको का, सिल्वर प्रोडक्शन के लिए चेहुआ हुआ मैक्सिको का एरिया आता है, द फेमस सेंटर फॉर सिल्वर प्रोडक्शन। तो मैंने उन चीजों को लाने की कोशिश किया जो क्वेश्चन में ऑप्शन थे। क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन आए, 4 ऑप्शन, उससे रिलेटेड विश्व के जितने भी मिनरल्स का केंद्र था उसको हमने सामने लाया। और इतने ही मिनरल्स आमतौर पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को आप टर्न कीजिए, उसको उल्टाइए, तो लगेगा कि ये सेंटर है जो फ्रीक्वेंटली आ रहा है, या यही मेजर सेंटर पढ़ने का एरिया बनता है। सो नाउ देखें कि ये एरिया है गोल्ड, डायमंड, कोल, पेट्रोलियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, इन चीजों को हमने अभी कर लिया है। अब देखिए कभी कभी जब किसी एक एरिया में ज्यादा रुक जाते हैं तो वो एरिया लगता है कि यार ये बहुत हो गया है ना, कुछ चीज को कम याद करते हैं। कम कभी नहीं याद करना है, 2 ज्यादा याद कर लेना है, जिससे कि आप कभी लास्ट में वेटिंग में न रहें कि मेरा 97 है, 95 है, 1-2 मार्क्स के लिए कट ऑफ क्रिएट हो रहा है। सो रिमेंबर सम मोर फैक्ट्स, सम मोर इंफॉर्मेशन, सो दैट विल नॉट बी इन वेटिंग लिस्ट। प्रीलिम्स दिए फिर हम तैयारी शुरू कर दें मेंस की, ऐसी प्रिपरेशन का दौर रखें। हमने क्या कहा, अभी तक आपको ये बताया कि क्वेश्चन को सॉल्व 3 लेवल पे करना है। फर्स्ट लेवल पे उसका सही आंसर जान लेना है। दूसरे लेवल पे उसमें जितने 4 ऑप्शन आए हैं उन 4 ऑप्शन के बारे में 20 वर्ड्स लिख जाना है, जितना भी आपको आता है। और तीसरा, उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है
जब सॉल्व करें तो उसके साइड में लिख जाएं, तो कहिए कि क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आपको पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। तो दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम पंपास है, जो अर्जेंटीना में है, सब जानते हैं। नेम द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका इज प्रेडीज, पंपास, बेल्ट और स्टेपी। तो एक एरिया हो गया कि हमने पंपास जान लिया कि अर्जेंटीना का है, प्रेडी जान लिया कि यूएसए प्लस कनाडा का है, यूएसए कनाडा दोनों में है, वेल्ड का जान लिया कि साउथ अफ्रीका में है, और स्टेपी का जान लिया कि रूस में है। तो सेकेंड लेवल का जो सॉल्व करने का नतीजा था वो हमारे सामने आ गया। अब देखिए हमारे इससे रिलेटेड, अब घास के मैदान से रिलेटेड जो भी स्टडी एरिया आता है, उस पर्टिकुलर चैप्टर को कैसे ब्रॉडली हम तैयार कर सकते हैं, उन चीजों को देखें। हमारे पास जो एरिया आता है, इसमें देखिए कि हमारे पास ये मैप है, वर्ल्ड मैप है, और इसमें हमारे पास डिफरेंट ग्रासलैंड है। यहां पर देखिए ये है प्रेरीज, ये है स्टेपी, ये है पंपास, ये है वेल्ड, ये है ये पंपास गलत है, ये डाउन्स है। अब इसमें जो नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा डेप्थ पे जाके देखिए, देखिएगा कभी कभी यहां पे एक टर्म आता है दैट इज पुस्टाज। पुस्टाज, तो हंगरी में घास के मैदान को पुस्टाज कहा जाता है। सो द ग्रासलैंड इन हंगरी इज नेम्ड एज पुस्टाज। ठीक उसी तरह न्यूजीलैंड में जो घास का मैदान है उसको बोलते हैं हम कंटेनबेरी प्लेन। तो नया इंफॉर्मेशन क्या हो गया, कंटेनबेरी प्लेन इज अ ग्रासलैंड ऑफ न्यूजीलैंड एंड द पुस्टाज टेम्परेट ग्रासलैंड इज हंगरी, इन हंगरीज। अब देखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सभी को याद होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड कई जूनियर क्लासेस से पढ़ते होते हैं। यहां पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को जोड़ दें तो देखिएगा कि ये जो ग्रासलैंड है यहां पे देखिएगा लेनोस है और यहां पे कंपोस है। तो लेनोस एंड कंपोस बोथ आर द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ वेनेजुएला एंड ब्राजील रिस्पेक्टिवली। So Llanos is a grassland of Venezuela and Campos is a grassland of ब्राजील। लेकिन ये ग्रासलैंड शीतोष्ण घास के मैदान से अलग है, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इसी तरह देखिएगा कि आपको भूमध्य सागरीय घास पूछ देता है। सो देखिएगा कि मक्विस पूछ देता है, चिरापल पूछ देता है, जैसे कैलिफोर्निया के भूमध्य सागरीय घास के मैदान चिरापल हो गया। वैसे ही हमारे पास इटली और हमारे जो फ्रांस में है वहां मोचिया और मक्विस होता है। अगर आपको ये सभी ब्रॉडली नाम तैयार है, आपने ये एक बार में रिकॉल कर लिया है, तो एग्जामिनेशन के टाइम में मोस्ट कंफर्टेबल होते हैं। और इसका मेरा ये सेशन लाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि आपको ये बताना कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने के दौरान किस प्रकार एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इन 5 सीरीज में जो आने वाले 5 वर्षों के सीरीज में है, उसमें हम सभी क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो डेप्थ है उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आप इसके साथ तैयारी करें और फिर जब चैप्टर आए तो उसको बेहतर से सॉल्व करें। अब देखिए एक एरिया है जो हमने लाया, सैलिनिटी ऑफ ओशन। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सैलिनिटी ऑफ ओशन। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, सैलिनिटी ऑफ ओशन एक जीके का एरिया आता है, जीएस का। निम्नलिखित सागरों में से किस सागर में औसत लवणता सर्वाधिक है? काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिएगा कि मृत सागर में, डेड सी में सबसे ज्यादा सैलिनिटी है, राइट। हम कहते हैं कि 240% है, राइट। अब देखिए हमारे पास पहला एरिया सॉल्व हो गया, मृत सागर। अब यहां से डेप्थ क्रिएट करना है आने वाले एग्जाम में, पहले इसको लिख लिया जाए। अब जैसे देखिए हमारे पास 4 सागर आ गया। अब अगर ऐसा है, इसे टफ क्वेश्चन बना दिया जाए और कोई अदर एग्जामिनेशन तैयार कर रहे हैं तो वहां पे इसको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में दे देगा, सेकेंड लेवल का। अब देखिएगा काला सागर, भूमध्य सागर, पीला सागर
और मृत सागर है। इसमें देखिएगा भूमध्य सागर एक ओपन सागर है, इसकी सैलिनिटी मॉडरेट होगा। काला सागर है जिसमें बहुत सारी नदियां जाती है और उसकी लवणता कम हो जाएगी, राइट। और जो पीला सागर है वो सागरीय क्षेत्र है, ओपन एरिया है, वहां पे सबसे कम हो जाएगी, है ना। इस प्रकार उसको याद करते रहें। हाँ, सबसे कम हो जाएगी सेंस में थोड़ा सा आपको गलत सेंस में नजर आ रहा होगा। यहां पे देखा जाए तो काला सागर का इसमें सबसे कम होगा। क्यों? इसलिए होगा कि काला सागर का जो एरिया है वो बहुत सारी नदियों का प्रवाह क्षेत्र है, जिसके कारण लवणता वहां पे कम नजर आती है। सो सीक्वेंस में ना भी दे चुके ये एरिया कंफ्यूजिंग हो जाएगा, येलो सी के लिए, भूमध्य सागर के लिए और काला सागर के लिए। लेकिन जहां पर भी मार्क करना हो कि किस सागर की लवणता सर्वाधिक होगी, तो यहाँ पे मृत सागर को मार्क करें, राइट। यहाँ पे सीरीज मत बनाएं, वो ऑड हो जाएगा, उसको जस्टिफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा। काला सागर को सबसे न्यूनतम कहना भी मुश्किल हो जाएगा। भूमध्य सागर ओपन है, पीला सागर ओपन है, काला सागर में बहुत सारी नदियां जाती है, फिर भी इसको सीरीज बनाना डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑड वन होगा, ठीक है। मृत सागर को याद रखें। अब यहां पे देखें कि एरिया जहां पे हम बाहर जा रहे हैं, इस चीज के लिए प्रीलिम्स के फ्यूचर के लिए उन्हीं चीजों को जस्टिफाई करता हूं कि जैसे हमने कह दिया काला सागर में कम होगा, पीला सागर में सबसे कम होगा, ऐसा हमने कहा, या भूमध्य सागर में मॉडरेट होगा। इन चीजों को मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं इस फैक्ट्स के आधार पे। देखिए यहाँ पे स्मॉल वाटर बॉडीज है, जब छोटा वाटर बॉडीज होगा तो उसकी सैलिनिटी हमेशा ज्यादा होगा। आप इसको देखिए, हमारे पास 3 वाटर बॉडीज हैं, उसमें लेक वॉन टर्की का है जिसमें सबसे ज्यादा है, उसके बाद डेड सी है, उसका सेकेंड रैंक आता है, और उसके बाद आता है ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक है, ये आपका अमेरिका का है, इसका थर्ड रैंक आता है। अगर हम इसको याद करते हैं 330%, 240% और 220%, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आता है। अब मीडियम वाटर बॉडीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं अभी जो आपको कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होगा आपके मन में भी और मेरे मन में भी, जब हमने येलो सी, भूमध्य सागर और काला सागर को सामने लाया। तो यहाँ पे देखिए मीडियम वाटर बॉडीज में हमने ध्यान दिया कि हमारे पास एक भूमध्य सागर का एरिया है, एक लाल सागर का एरिया है, एक काला सागर का एरिया है और कैस्पियन सागर का है, और एक उत्तर सागर का, ऐसा भी ले लीजिए। और इन सभी सागरों में हमें यह सोचना है ज्यादा से क्रम में कम कहां होगा। तो देखिए कैस्पियन सागर एक बिल्कुल क्लोज सागर है और वहां पे बहुत ही कम नदियां गिरती है, तो कैस्पियन सागर की सैलिनिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। थोड़ा सा तुलना करें काला सागर को, तो काला सागर में यूरोप की सभी बड़ी नदियां जाती है, तो सैलिनिटी बिल्कुल कम हो गया। तो कैस्पियन से कम हो गया किसका? काला सागर का। इसके बाद उत्तर चलें, यूरोप में उत्तर सागर है। उत्तर सागर में देखिएगा यूरोप और नॉर्वे के बीच में यहाँ पे उत्तर सागर है, तो देखिएगा कि यहाँ पे अटलांटिक ड्रिफ्ट जाती है और वहां पे बर्फ पिघल जाता है और बिल्कुल फ्री सा वाटर ऐड हो जाते हैं। तो देखिएगा उत्तर सागर का सबसे कम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हमने 3 बताया, कैस्पियन सागर, काला सागर, उत्तर सागर। 3 वाटर बॉडीज को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया। कैस्पियन सबसे ज्यादा, उससे कम काला सागर, और उससे भी कम जो हो गया वो उत्तर सागर हो गया। तो यहां पे इस तरह एक फैक्ट्स के आधार पे, एक फैक्टर के आधार पे उसको एनालाइज करते हैं। अब देखिए लार्ज वाटर बॉडीज, यहां पे एक जनरल क्वेश्चन आ जाएगा कि सागर की लवणता कितनी होती है, औसत लवणता। तो सागर की औसत लवणता 35 ग्राम होती है। 1 लीटर पानी में 35% सॉल्ट होता है। ये हो गया। अगर पूछे कि सागरों में सबसे ज्यादा कहां होता है, महासागर तो सभी एक जैसे हैं, है ना। तो यहां पे देखिएगा एक सारगासो का एरिया है। जब वहां महासागर विज्ञान पढ़ेंगे तो ये एरिया सारगासो सागर है, और ये एरिया महासागरीय जलधाराओं का बीच का एरिया है। बहुत स्टेशनरी एरिया, मूवमेंट कम होता है। तो यहाँ पे मूवमेंट कम होने के कारण सैलिनिटी ज्यादा है। तो अगर सागरों का एरिया दे तो सारगासो सी को क्लिक कीजिए कि सारगासो सी सबसे ज्यादा
सैलिनिटी का एरिया बनता है, राइट। तो स्टूडेंट्स एक अप्रोच है, जिस अप्रोच के आधार पर हमने इन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश किया। और जब कभी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसका 3 लेयर बनाएं। इस लेक्चर का मेन उद्देश्य था, मेरे यहाँ खड़े होने का एक उद्देश्य था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस किस प्रकार करें और ऑब्जेक्टिविटी किस प्रकार विकसित करें। पहला कि ये 4 क्वेश्चन है तो उसका करेक्ट आंसर ले आए। दूसरा, 4 ऑप्शन में से सभी ऑप्शन के बारे में समथिंग जो कुछ भी जानते हैं उसको लिख जाएं। और तीसरा, फ्यूचर की तैयारी के लिए उस चैप्टर को उठाएं और उस तरह की जितनी भी चीजें हैं उसको सामने लिख जाएं, तो आपका प्रिपरेशन एक बहुत ही अच्छे परफेक्शन के मोड पे जाएगा और आने वाले दिनों में आपसे गलती नहीं होगी। अगर गलती आपसे होगी तो और सबों की भी होगी। तो होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।